हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है उनकी उपस्थिति से, जिनकी उपस्थिति का लाभ बहुत लाखों लोगों को सुबह सुबह जिस प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जाना पड़ता है, उसमें जो व्यवधान होते थे उनका समाधान करते हुए एक बहुत सुंदर शब्द को जिस तरह से उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई, तो सुलभ शौचालय। Formally named today, Thursday, April 14th, 2016, Dr. Bindeshwar Pathak Day in the city of New York. पर ये जो यात्रा रही सुलभ शौचालय के विकास की, उसको लेते हुए कई दिशाओं में प्रेरणा, शिक्षा और एक स्पष्टता का संचार करने वाली एक विभूति, एक हस्ती, एक शख्सियत आज हमारे साथ न्यूयॉर्क में ITV स्टूडियो में उपस्थित हैं। उनका डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करते हुए मुझे वो सारी बातें याद आती हैं जो मैं अपने दर्शकों के साथ पहुंचाऊं तो पद्म भूषण का उल्लेख करूं या मैं उन उपलब्धियों की बात करूं जिसमें वो संख्या आ जाती है जो 75 मिलियन थी पहले, फिर अब और भी बढ़ गई होगी। जी हाँ। पर मैं शुरुआत वहां से करना चाहता हूं जहां आपने सबसे पहले इस समस्या को समस्या के रूप में देखकर ये सोचा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, और ये सोचने के साथ आपने अपने आप हार नहीं मान ली कि ये इतनी बड़ी समस्या है, मैं क्या कर सकूंगा। मैं रहने वाला हूँ गांव का। तो गांव में पहले किसी घर में शौचालय नहीं होते थे और सभी लोग बाहर जाते थे, महिलाएं भी, पुरुष भी। मेरा घर जो है दादाजी का बनाया हुआ है, बहुत बड़ा घर है वो। उसमें 8-9 कमरे हैं, मंदिर है, जाता चक्की जो पहले चलता था वो भी है, कुआं तक है पानी भरने के लिए। एक शौचालय नहीं था तो सभी लोग, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी दादी, मेरी चाची, सब लोग बाहर जाते थे। तो 4 बजे प्रातः एक कोलाहल होता था मेरे घर में कि महिलाएं उठाती थी एक दूसरे को, और फिर कोई बाल्टी ले जा रहा है पानी के लिए, कोई लोटा ले जा रहे हैं, और हम लोग बच्चे थे, सोते रहते थे उसमें। तो घरों में शौचालय कहीं था ही नहीं। दूसरा, स्कूलों में शौचालय नहीं होते थे पहले, तो लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी। जो डायरिया है, डिसेंट्री है, हुकवर्म है, इससे बच्चे बहुत मरते थे। मेरा अपना भगना मर गया डायरिया से। और फिर शहरों में 85% घर में एक कमाऊ शौचालय होते थे, जिसको कि स्कैवेंजर्स, वाल्मीकि साफ करते थे उसको। और जो पब्लिक प्लेसेस है, जो रेलवे स्टेशंस है, बस स्टॉप है, जो रिलीज प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है, वहाँ टॉयलेट्स होता ही नहीं था कभी। तो विदेशी खासकर बाहर जाने से कतराते थे, शौचालय का अभाव होता था वहाँ पर। तो ये सारी समस्याएं उस देश में थी यहाँ पर। जी। बचपन में इस काम में हम लगेंगे ऐसा मुझे कोई एहसास नहीं था। तो खुले रूप में शौच की प्रथा भी थी। साथ साथ हम लोग के बगल के गांव में जमींदार का घर था, तो कमाऊ शौचालय थे वहाँ पर,
जो उसको कि स्कैवेंजर साफ किया करता था। तो देखते थे माथे पर उसको मैला ढो करके ले जाते हुए, तो दिमाग में बात आती थी कि ऐसा क्यों ये करते हैं लोग। फिर हम लोग के यहाँ डोम औरतें होती है, डोम जाती है जी। तो वो महिलाएं जो है घर में बांस के सामान जैसे सूप है, डगरा है, चलनी है, वो सप्लाई करते थे लोग। तो जब आती थी घर में, जब लौटती थी तो दादी हमारी पानी छींटती थी जहाँ तक ज़मीन होता था हम लोगों का। तो मुझे मस्तिष्क में कौतूहल होता था कि इतने लोग घर में आते हैं तो दादी पानी नहीं छींटती हैं, ये पर्टिकुलर महिला के लिए पानी क्यों छींटती है। जी। तो लोग कहते थे कि वो अछूत है, वो उसके चलने से धरती को वो छुआ जाता है तो उसको साफ करना पड़ता है। तो कौतूहलवश हम उसको छू करके देखते थे कुछ बदन में कोई परिवर्तन होता है नहीं होता है। एक दिन क्या हुआ कि जैसे छुआ मैंने, दादी ने देख लिया तो बड़ा कोलाहल हुआ घर में, और हुआ कि अभी तो छुआ गया, घर में रहेगा कैसे। पंडित जी को बुलाया गया, पूछा गया उनसे, तो अंत में सब करते कराते पंडित जी ने कहा कि वो गाय का गोबर खिलाया जाए, गाय का मूत्र पिलाया जाए और गंगा जल से स्नान कराया जाए। और हार्श विंटर था जनवरी का, तो ये छुआछूत की परंपरा भी गांव में थी उस समय। लेकिन मेरे दिमाग बात नहीं थी कि एक समय ऐसा आएगा जो ये सब समस्याएं देश में है और समाज में है, उसको दूर करने में मुझे लगना पड़ेगा। तो पढ़ने के बाद मैं प्राध्यापक बनना चाहता था पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में। जी। वो हो नहीं पाए किसी कारण से, लंबी कहानी हम छोड़ देते हैं। पर मुझे लगता है वो भी एक सौभाग्य ही रहा आपका या भारत का कि आप उस तरह एक सामान्य जो कैरियर तो फिर स्कूल में शिक्षक हम हुए, स्कूल में जहाँ से मैट्रिक पास किया था हमने। फिर छोटी मोटी नौकरियाँ की हमने। अंत में एक संस्था बनी थी, बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति, गांधी जी का 100वां वर्ष मनाने के लिए। उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने आया। वहाँ मुझे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गांधी का सपना था महिला ढोने की प्रथा को समाप्त करने का जी, और समाज के मुख्यधारा में जोड़ने का, तो इसको आप करो। तो कहानी बताइए बचपन की कि मैं कैसे छुआ था और क्या हुआ था। जी। तो कहा कैसे हम उनके साथ रह के काम कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें हम लाइट देख रहे हैं, इस काम को तुम कर सकते हो। फिर समाजशास्त्र पढ़ाई हुई थी हम लोगों को कि जिस समाज के लिए काम करना हो, जिस समुदाय के लिए, वहाँ जाके रैपो बिल्ड करना चाहिए। जी। तो बिहार में एक जगह चंपारण, वहाँ पर जहाँ से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी, वही जगह बेतिया भी वहीं पर है। तो वहाँ पर स्कैवेंजर्स की कॉलोनी है, वहाँ रहे हम 3 महीने जा कर के। वहाँ पर जाना, उनके बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनके वैल्यूज़ के बारे में, मोर्स के बारे में सब जाना वहाँ पर। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की नई शादी होके आई थी, वो जोर जोर चिल्ला रही थी सुबह पे। मैं पड़ोस में था, मैं देखने गया तो चिल्ला रही थी। तो हमने उसके सास से कहा कि आप क्यों इसको कर रहे हैं। तो कहा कि वो सही बताइए, ये महिला आज नहीं ढोएगी तो आज तो मैं छोड़ दूंगी, कल से क्या काम करेगी, और सब्जी बेचेगी तो कौन इसके हाथ से लेगा, बताइए हमको। ये भारतीय समाज में एक तो वेद है, पुराण है, स्मृतियाँ हैं, बड़े ज्ञान के भंडार हैं इसमें, बट कहीं कहीं इसमें डार्क स्पॉट्स हैं। जी। उसमें एक यह है कि यदि अपराध कोई करते हैं आप, तो कोई छोटा मोटा अपराध हो और हीनस नहीं हो, तो आप जो है जेल से छूट सकते हैं। लेकिन जिस समाज ने जेल बनाया उसमें वंश आकर आप अछूत में पैदा हो ले लिए, तो फिर इससे आप निकल नहीं सकते थे।
जब मैं था उस कॉलोनी में तो मैं दो माइंड में था कि रहे न रहे, करे न करे। मेरे पिताजी बहुत दुखी थे इस काम से, ब्राह्मण समुदाय पूरा खिलाफ था हमारे जी। और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी 22 वर्ष की अवस्था में। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, धनी थे, बड़े नाराज होते थे हम पर। तो एक दिन इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा कि आपका चेहरा देखना हम नहीं चाहते। अब इतिहास में ही नहीं कहीं होगा कि जो फादर इन लॉ कहे सन इन लॉ को कि आपका चेहरा देखना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, दो बातें आपसे जानना चाहता हूँ। एक, जो आपकी जीवन संगिनी थी उनकी क्या प्रतिक्रिया आपके समर्पण के बारे में रही थी? दूसरा, जब इस ऐसी स्थिति होती है कि आप सब तरफ से विरोध का सामना कर रहे हों और आपको पता है कि परिवार में इस बात को लेके अप्रसन्नता है, तो शक्ति कहाँ से आपके अंदर रही कि आप इसी ओर अग्रसर होते रहे? वहीं हम बता रहे थे आपको जी। तो फिर नाराज हुए और फिर कहा कि यदि हम ब्राह्मण नहीं होते हम लोग तो अपनी लड़की की शादी हम दूसरी कर दिए होते। तो हमारे यहाँ बिहार में परंपरा है कि बड़ों से आप संवाद नहीं करते हैं, कुछ कहते हैं तो सुन के आप चले जाइए। उस दिन थोड़ी हिम्मत जुटाई हमने और धीमे स्वर में कहा मैंने कि देखिए ऐसा है कि इतिहास का पन्ना उलटने हम चले हैं और गांधी का सपना पूरा करना है। तो या तो हम कर देंगे या हम खो जाएंगे। और यदि आप शादी की बात करते हैं तो मेरी तरफ से कोई इतराज़ नहीं होगा, आप चाहें तो आप कर सकते हैं दूसरी शादी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद हम चाय पीने जा रहे थे बेतिया ठहर में कुछ लोगों के साथ, कॉलोनी के लोग थे जी। एक लड़का था छोटा सा, वो लाल कपड़ा पहने हुए था, तो बुल ने उसको अटैक कर दिया, सार होता है ना, और लोग दौड़े बचाने के लिए। किसी ने कह दिया कि वो लड़का तो वाल्मीकि कॉलोनी का था, सबने छोड़ दिया। ऐसा समाज हो सकता है क्या कि धर्म जाति जान के बच्चों को बताया जाए? जी। उसके बाद हम लोग उसको अस्पताल ले गए, वो दम तोड़ दिया, नहीं बच पाया। वही गांधी कसम खाई मैंने कि गांधी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। लेकिन जो $1 बिलियन क्वेश्चन था कि हो कैसे? जी। क्योंकि गांधी ने स्वयं लिखा है कि जब तक ये मैला ढोएंगे इनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा। और एक बार 1934 में भुवनेश्वर में उड़ीसा में गांधी ने बुलाया ऊंची जाति के लोगों को खाना खाने के लिए। सभी आए शाम में, लेकिन अंत में मना कर दिया, गांधी इनके साथ हम खाना नहीं खा सकते। तो गांधी ने यहाँ लिखा है कि भारतीय जो हैं वो ब्रिटिश की गोली तो खा लेंगे बट वो अछूतों के साथ खाना नहीं खाएंगे। अगर ये लिखा है कि इंडियंस आर रेडी टू फेस द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिश बट अनएबल टू ईट विद अनटचेबल्स। तो $1 मिलियन क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि जब तक टेक्नोलॉजी न हो तो इसका डिफरेंस नहीं हो सकता है। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा इसमें है कि हमने जो आविष्कार किया सुलभ शौचालय का, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसी कारण इतने जो परिवर्तन हुए इसी आविष्कार से हुए। तो डॉक्टर साहब, विषय को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, फिर आपके संदर्भ पर आएंगे। तो मेरे सामने ये एक बहुत आकर्षक सा एक मॉडल है, ये सुलभ 2 पिट पावर फ्लश कंपोस्ट टॉयलेट है और ये सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया है। तो ये सुलभ 2 पिट पोर फ्लश कंपोस्ट टॉयलेट ये है क्या? और आप तो ऐसे इंजीनियर तो आप नहीं रहे हैं, तो ये कैसे आप आविष्कार करने में? ये हमने देखा है कि जो नॉलेज तो आप बोरो कर सकते हैं, लेकिन दिमाग तो आपको अपना लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि मुझे इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है, लेकिन 1-2 किताब मिली छोटी छोटी हमें, और एक डब्ल्यू किताब है वो मिली हमको। उसको पढ़ने के बाद इसका हमने जो आविष्कार हो रहा था उसमें हमने संबोधन किया, उसका आविष्कार किया हमने। अब इस टेक्नोलॉजी में है क्या कि ये 2 गड्ढा इसमें है और ये अर्थ बेस्ड है, ये नीचे कंक्रीट नहीं होता है।
तो एक से इस्तेमाल होता है, एक बंद रहता है। पहला जब भर जाता है तो फिर दूसरा चालू हो जाता है, और पहले वाले में 2 वर्ष में मिट्टी हो जाती है। तो जब 2 वर्ष के बाद या जब भरता है वो, उसके पहले इसको लेके आप मिट्टी निकाल दीजिए, वो खाद बन जाता है। जो खाद आपके सामने रखा हुआ है, ये जो खाद है, ये खाद, वो हाँ ये खाद, ये है मैन्योर फ्रॉम सुलभ टू हाँ, पिट टॉयलेट। आप खोलिए इसको। तो इसमें इतनी सारी जगह जहाँ जहाँ ये बने हुए हैं सुलभ शौचालय, तो सब वहाँ एक सब खाद- साथ साथ खाद भी सब एक बन खाद रहा है। बनता है ये। तो ये तो बहुत लाभ अब की बात है। आप सूंघ के देखिए इसको, अब आप कोई कह रहे हैं तो सूंघना ही पड़ेगा। कोई स्मेल इसमें नहीं है, ये देखिए आप। खुशबू ही आ रही है। तो आप ये है ना कि अब सूंघ रहे हैं शौच को, जी। लेकिन एकदम खाद के रूप में हो गया। तो इसी कारण क्या हुआ कि कहावत है ना, सतसैया के दोहरे और नाव के तीर, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। तो सुलभ शौचालय शब्द जो है छोटा शब्द है दो, जी। और इसमें तकनीक में है कि एक तरफ ये मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करता है। जो कुआं पखाने होते थे पहले, उसको सुलभ में कन्वर्ट कर दिया आपने, जी। तो उस मुक्त हो गए वो। और यही चीज़ घर में बनता है, जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा घर घर बनाने के लिए, अब पहले से बन रहा है, हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें क्या है कि घर में शौचालय जो बनता है, सो स्कूल में बनता है, वो सब में तकनीक काम करता है ये। तो इसी तकनीक से दोनों काम हो रहा है। खुले रूप में शौच की प्रथा समाप्त हो रही है, और फिर महिला की प्रथा समाप्त हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसके चलते हमने जो किया, उसमें करीब 15 लाख शौचालय बनाए हमने, और 1 लाख से अधिक स्कैवेंजर्स काम से फ्री हो गए। तो अब उसमें क्या हुआ कि अब जो घर घर शौचालय बन रहा है, यदि इसका आविष्कार हम न किए होते जी। तो आज भी मैला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं होती, और न ही खुले रूप में शौच करने की। तो ये महत्वपूर्ण पहलू इसका है, ये देखने के लिए। उसके बाद स्कूलों में, जहाँ हम पढ़ते थे, 4 स्कूल में पढ़े, शौचालय कहीं नहीं था। तो तालाब के किनारे जहाँ तहाँ हम लोग जाते थे, लड़कियाँ पढ़ने आती नहीं थी। हमारे 7वें क्लास में 2 लड़कियाँ थी, वो भी 1 बजे चली जाती थी। अभी मैं गया था, एक अमेरिका के ही कंपनी ने फिल्म बना रही है इस पर, तो देखा कि 7वें क्लास में भी शौचालय चूँकि बन गया वहाँ पर, तो 14 लड़के हैं और 24 लड़कियाँ हैं क्या बात, उसी क्लास में। वाह। तो इतना बड़ा परिवर्तन आया कि अब लड़कियां स्कूल जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर शौचालय है वहाँ पर। फिर हमने कंसेप्ट दिया पब्लिक टॉयलेट का, जी। कि कुछ पैसा दे के उसका इस्तेमाल करो, और उसी पैसे से बिना सरकार पर वजन डाले, पब्लिक एक्सचेकर पर कोई रेवेन्यू का बर्डन नहीं है, पब्लिक के पैसे से ही शौचालय मेंटेन हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपके साथ यहाँ चलूँ कि जब आप विस्तार करने का सोचते हैं, और भारत में हम अक्सर सुनते हैं कुछ उसको लाल फीताशाही कह देते हैं, जहाँ आपको सरकारी मशीनरी को साथ में लेके, जैसे सुलभ शौचालय भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कई म्यूनिसिपैलिटी से या सरकार के साथ समन्वय से कार्य करना होगा, तो वो इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि आपने कई राज्यों में सुलभ शौचालय की स्थापना करी। तो वो जो प्रक्रिया रही, वो आपके लिए क्या सुखद रही? उसमें बहुत संघर्ष रहा? संघर्ष तो बहुत रहा उसमें, लेकिन एक चीज़ में देखा हमने, पहले शुरुआत जब इसको हुई और तकनीक को जब दिया हमने बिहार सरकार को कि कुआं पखानने का विकल्प है ये, आप चाहते हैं तो इससे मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो सकती है। तो 2 IAS अफसर थे, एक पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के IAS अफसर थे, प्रशासक थे वहाँ के, और एक सेक्रेटरी थे PS कोहली। तो जो IAS थे वो इंजीनियर थे, वो पटना वाले। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं रहूँगा प्रशासक, सुलभ शौचालय बनने नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, कहा कि ये हम्बग है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इंजीनियर आदमी हैं, हमने बहुत पढ़ाया है, कुछ नहीं इसमें। लेकिन जो सेक्रेटरी थे PS कोहली, वो सरदार जी थे, ही क्यों रेस्क्यू, उन्हें कहा कि रमेश, जब पाठक जी कह रहे हैं कि नया तकनीक है, एक नया विचार है, तो 200 सुलभ शौचालय को लगाने दो पटना में। यदि काम कर गया
तो इतिहास का पन्ना उलट जाएगा, तो उसी ओर से होने का संभव है ही नहीं है। और नहीं काम करेगा तो बंद कर देंगे। तुम ये कहते हो कोई नया विचार आया ही नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और सरकार ने पहली बार रिकमेंड किया बिहार के सारे म्यूनसिपैलिटीज़ को कि ये लगाया जाए। अब जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें हमने ये देखा है कि यदि जिस बात को आप में विश्वास है तो आप दूसरे को समझा दे सकते हैं, लेकिन यदि स्वयं आप नहीं समझ सकते हैं ठीक से, आपको विश्वास स्वयं नहीं है, तो दूसरों को क्या समझाएंगे आप। दूसरा क्या हुआ हमारे यहाँ कि बिहार सरकार चाहती थी इस काम को करना, पैसा दे रही थी म्यूनसिपैलिटीज़ को और मकान मालिक को, वो लोग पैसे का इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहे थे। तो बिहार सरकार ने पहली बार प्रयोग किया कि एक एनजीओ को, गैर सरकारी संगठन को वो मंजूरी दे करके और बनाया कैटलिटिक एजेंट को, सरकार, नगर पालिका और मकान मालिक के बीच में काम करेगा। और सुलभ का काम हुआ कि जो कार्यकर्ता है घर घर जाएं, उनको समझाएं, उनसे एक ऑथराइजेशन स्लिप ले लें। पैसा उनको नहीं मिलेगा, पैसा सुलभ को मिलेगा उनके बदले में। फिर कॉर्पोरेशन से पैसा लेके शौचालय बना दिया हमने और गारंटी दी 5 साल के लिए कि 5 साल में कोई खराबी हो जाए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही करेंगे। क्या बात। तो हमारे साथ आज हैं डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी, और सुलभ शौचालय का नाम आने के साथ साथ डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी का विजन, उनका कमिटमेंट और उनके अंदर की आश्वस्ति, निष्ठा, बहुत सारी प्रेरक बातें उनके साथ जुड़ी हैं। और जब वो बिहार के एक छोटे से स्थल से सुलभ शौचालय के इस प्रकल्प को लेकर निकले हैं तो वो भारत के कोने कोने तक ही नहीं पहुंचा है, बल्कि भारत से बाहर भी उसकी खुशबू पहुंची है और हमारे पास भी है आज उसकी खुशबू। और ये पहले कुछ भी स्वरूप में रही होगी, लेकिन सुलभ शौचालय की जिस टेक्निक का प्रयोग करने के बाद ये एक खाद के रूप में परिवर्तित हो गई, रूपांतरित हो गई। तो जो कुछ हमारे पास है हम उसको इस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं कि जिससे न केवल हमारा लाभ हो, बल्कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जो चली आ रही मैला ढोने की कुप्रथा है उससे मुक्ति पाने में भी मदद मिले। हमारी बातचीत अब जब जारी रहने वाली है डॉक्टर पाठक के साथ, तो हम उनसे जानेंगे किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया उसको लेकर उनके अंदर प्रतिक्रिया हुई, क्या कुछ सकारात्मक कदम इस स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के साथ आ रहे हैं और किस तरह से सुलभ शौचालय का एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले पाठक जी अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जा रहे हैं तो एक बहुत अनूठी सी बात आप सुनेंगे। आपने सुने हैं मैडम तुसाद के म्यूजियम के बारे में, मॉम के पुतले, लेकिन अब वैसे बहुत कम लोग ये सोच सकते हैं कि एक म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स भी है। तो ये म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स है क्या, हम बात करेंगे इसके बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप On behalf of you New Yorkers, I'm going to formally name today, Thursday, April 14th, 2016, Dr. Bindeshwar Pathak Day in the city of New York. देख रहे हैं इनसाइड टुनाइट विद शुगर। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि एक सुलभ शौचालय के पीछे इस क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म देने वाले डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी हमारे साथ हैं और पूरी उदारता से वो अपनी कथा और अपने ज्ञान और किस तरह से ज्ञान को आप अप्लाई कर सकते हैं जगत कल्याण के लिए, उसकी जो उनकी जीवन की यात्रा रही है वो हमारे साथ बांट रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सीधे सीधे हम पहले अगर यहाँ बढ़ जाएं हाँ जरूर, म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स की तरफ,
तो ये कैसे आपको लगा कि इसकी आवश्यकता इसमें है? हुआ क्या कि एक बार मैडम तुषार म्यूजियम देखने में गया लंदन में। तो वहाँ पर देखा क्या, एक अंग्रेज बहुत लंबा था, बहुत दुबला पतला था, लेकिन वो खड़ा था। उसकी आँख को देखा हमने, पुतली भी उसकी झपक नहीं रही थी। मुझे लगा कि लगता है मोम का है, स्टैचू है या आदमी है, मुझे समझ बात नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, उसको पेट में उंगली करके मैंने उसको देखा कि ये आदमी है कि स्टैचू है। जैसे ही टच किया हमने उसको, कहा व्हाई डू टच मी, आई एम सॉरी सर, क्या आप आदमी हैं? हाँ मैं आदमी हूँ। तो जोर से हंसने लगा वो। आधे घंटे उससे बात हुई। उसको आइडिया को लेकर हम जब दिल्ली लौटे तो मैंने सोचा कि ऐसा एक म्यूज़ियम खड़ा करना चाहिए। फिर सोचा कि कौन सा म्यूज़ियम, तो यदि मैडम तुषार म्यूज़ियम हम खड़ा करते हैं तो डुप्लीकेट होगा ये तो जी। तो शौचालय पर हम चूँकि काम कर रहे हैं 1968 से, तो मैंने सोचा कि कौन सा शौचालय का म्यूज़ियम खड़ा किया जाए। तो 101 जो ये एजेंसी है इंडिया में जी। दूसरे देशों की, उनको पत्र लिखा हमने। उसमें से 61 ने तुरंत जवाब दिया विद इन वीक। उसमें लिखा था हमने कि जब आपके देश के लोग आएंगे देखने के लिए म्यूजियम को, तो आपके राष्ट्र का राष्ट्रगान बजेगा वहाँ पर। तो अमेरिका के एम्बेसी ने लिखा हमको, अमेरिका ने, कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है म्यूजियम का, हम लोग भी मदद करेंगे, आपको फैक्ट्स ला के देंगे, लेकिन एक सुझाव ये है कि आप नेशनल एंथम मत बजाइए, आप कोई दूसरा गाना बजाइए उसमें। जी। तब मैंने कहा ठीक है। शुरुआत वहीं से हुई। तो हम बहुत जगह गए और दूसरे देशों में गए, जाके बहुत से चीज़ लाया, हम बाहर से लाया हम। फिर और लोगों ने भेजा हमको, दूसरे देश के लोगों ने भेजा, उसी को बना करके एक म्यूजियम हमने खड़ा कर दिया। अब इतना इंटरेस्टिंग म्यूजियम है ये कि 2500 BC से लेकर के आज तक शौचालय कैसे इसका आविष्कार हुआ, कैसे कहाँ पर क्या था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में क्या था, उसके बाद में क्या था, दूसरे देशों में क्या, सारी चीज़ें लगे हुए हैं। तो लोगों को ज्ञान ही प्राप्त होता है, लोग हंसते भी हमारे बहुत वहाँ पर है जा कर के, और बहुत से पोइम्स भी हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में, वो सब वहाँ दिया हुआ है। तो एक अच्छा म्यूजियम है। और इस म्यूजियम को टाइम मैगजीन है ना, वो टाइम्स मैगजीन ने तो नंबर 3 पर रखा है इसको। दुनिया के जो 10 वियर्ड म्यूजियम उसने आइडेंटिफाई किया है, एक उसमें सुलभ म्यूजियम है, 3रे नंबर पर है। वाह। और इतना पॉपुलर है कि हम लोगों को संडे को ही खोलना पड़ता है, इस 7 दिन खुला रहता है, क्योंकि इतने लोग आते हैं देश विदेश से। तो ये इसमें क्या है कि सारी सूचनाएँ दी हुई है इसमें, और 2 म्यूजियम इसमें है, एक है इंडोर, एक है आउटडोर। तो इंडोर में पहले क्या था सब इसमें है। जैसे आप उसमें देखेंगे कि अब एक लुई 14 जी किंग था, अब वो जब शौच करता था उसी समय ऑडियंस लोग देता था और खाया चुरा करके। तो लोगों ने कहा कि भैया आप खाइए तो यहाँ सामने में ऑडियंस दीजिए, इसको आप चुरा के करिए। तो मानता नहीं था। उसमें फिर ऐसे है कि जैसे फ्रेंच और ब्रिटिश में कुछ पहले प्रतिस्पर्धा थी वहाँ पर, तो किताबों में क्या किया है कि उसमें जैसे बुक फॉर्म में टॉयलेट बना दिया और लिख दिया मैकबेथ। तो इस प्रकार से बहुत से इंफॉर्मेशन उसमें है, बहुत से पोएम्स भी हैं। अब थाईलैंड में अब हाथी को ट्रेन किया जा रहा है शौचालय में जाने के लिए। अच्छा। आप देखें वहाँ पिक्चर्स में है कि हाथी शौच कर रहा है उसमें। तो हम लोग कहते हैं जब हाथी को ट्रेन किया जा सकता है और हाथी में जाता है शौचालय में, तो ये आदमी क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भारत में लोग कहते हैं कि भाई शौचालय बाहर जाते हैं सब, भीतर नहीं जाते हैं सब। तो ये म्यूजियम इतना अच्छा काम कर रहा है ज्ञान के प्रसार के लिए, जानकारी के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे मान लीजिए कि एक उसमें दिया हुआ है जो सुख की थेरेपी है जी। वो थेरेपी क्या है कि जैसे आपको कहीं ट्रैफिक जाम में है जी या कोई मीटिंग में है जी, और आपको कॉल ऑफ नेचर लग गया, आपको अब आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक। तो उसमें कि अपना हाथ आप रखिए ऐसे,
कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट, पेन, पेंसिल, जो भी हो आपके पास में, उससे आप एंटी क्लॉकवाइज इसको आप दाबिए। अच्छा, तो 4-5 बार दाबेंगे, हमने स्वयं प्रयोग किया हुआ है इसको, तो दाबेंगे तो वो आपको घंटे 2 घंटे के लिए रुक जाएगा आपको। तो मैं इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ आप सबके लिए जो ट्रैफिक में कई बार फंसते होंगे और आपको लगता होगा अरे पास में कोई जगह होती है, और न्यूयॉर्क में कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है देखने के लिए ऐसी जगह जहाँ आपको अनुमति दें, किसी रेस्टोरेंट में है तो भी वो कहेगा नहीं आप नहीं जा सकेंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आप हथेली पे हथेली पर जो दाबे दबाएंगे, प्रेस करें तो कुछ समय तक के लिए आप रोक सकते हैं। सुलभ हो जाएगा आपका आगे तक बढ़ना। अब प्रिकॉशन इसमें यही है जी। कि क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। क्लॉकवाइज होगा तो जल्दी जल्दी लग जाएगा। तो जल्दी हो जाएगा उसमें। तो ये जो म्यूजियम वाली बात है, इसमें मैं देख रहा था इन्होंने वैदिक प्रणाली जब थी, हवन इत्यादि करते थे तो WC तो नहीं होती थी, उस वक्त वो क्या करते रहे होंगे उसकी भी कल्पना है। तो अब आधुनिक युग में और वेस्टर्न वर्ल्ड में कितनी कलात्मक बनी हुई है वो जगह है जहाँ पर आप जाते हैं मुक्त होने के लिए, निर्मल होने के लिए। निर्मल शब्द के कई प्रयोग हैं होते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि मल रहित होने के लिए आप जा रहे हैं तो निर्मल हो रहे हैं। तो आप निर्मल नित्य हो और उसी से आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। पर डॉक्टर साहब, ये जो बैठने की एक प्रणाली रही है, जैसे भारत में पुराने समय में ऐसा होता था कि आप स्क्वैट पोजीशन में बैठते थे तो अधिक जोर लगता था, तो वैज्ञानिक दृष्टि से क्या अधिक उचित रहता है? वैज्ञानिक दृष्टि से तो जो स्क्वेटिंग है, बैठने वाला, वो ज़्यादा स्वास्थ्यकर है। क्यों? जब बैठते हैं आप तो आपके यहाँ प्रेशर पड़ता है अपने स्टोमक के दोनों तरफ। इसके कारण क्या होता है कि आपका शौच जो है बड़ा साफ होता है जी। हाँ, लेकिन दिक्कत है कि जिसका वजन अधिक है या बूढ़ा आदमी है जी, वैसे आदमी को आप बैठने कहिएगा तो उसको दिक्कत होती है। तो अब इस ख्याल से जो सिटिंग है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब जो वजन बहुत भारी है उस आदमी का, अब बैठने कहिएगा वो बैठेगा ही नहीं, बैठ नहीं सकता है। और ये बूढ़ा आदमी है, उठ नहीं सकता हो, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से तो वो ज़्यादा अच्छा है स्क्वेटिंग वाला जी। लेकिन है कि हम लोगों ने दोनों लगाते हैं कि जहाँ लोग चाहते हैं उसको हम रिकमेंड तो वही करते हैं जो आपने अच्छा कहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बेटर है जी। लेकिन जो बूढ़े हैं, जिनका वजन अधिक है, उनके लिए हम लोग लगाते हैं। तो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी जिस तरह से अपने को व्यक्त करते हैं उसमें एक गरिमा भी है और स्पष्टता भी है, एक रसमयता भी है, और ज्ञान को अपनी ओर आकर्षित करने का उनके अंदर एक जो मादा है, यानी विश्व भर में कहाँ किस किस तरह से जाते हैं लोग, उसका म्यूजियम बना दिया और उसको आकर्षक भी बना दिया। तो ये जो शोध करने वाली बात है, नई चीज़ें सीखने वाली बात है और उसको लागू करने वाली, तो आपके पास कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पैकेज है। जैसे आप मैनेजरियल कैपेसिटी भी आपकी बहुत अच्छी है, प्रबंधक क्षमता जिसे कहें, पर ये सब चीज़ मांगती है कि आप अपने दिन का, अपने समय का किस तरह से नियोजित करते हैं। तो कुछ आप अपने सीक्रेट टिप्स हमारे दर्शकों के साथ बांटें, कैसे आप इतना सब व्यवस्थित कर पाते हैं? पहला तो यह है कि आप यदि आप सोच आपकी सकारात्मक है, पॉजिटिव माइंड के आदमी है, तो क्रिएशन के लिए वो चाहिए। क्योंकि यदि क्रिएशन करना चाहते हैं और हरदम आप निगेटिव बात सोचेंगे तो क्रिएशन आप नहीं कर सकते। पहले तो ये बात जोड़िए। उसके बाद है कि जिस विषय में मन लगता है आदमी का जी, उसमें वो सफल होता है। किसी से बात करने का आपको मन करेगा, कभी किसी आदमी से मन करेगा बात करने का घंटों घंटों। कोई आदमी मिलने आपसे आए सो जल्दी जाए तो ठीक रहेगा। ये तो ये है कि जो हमने काम शुरू किया, और बिहार में मैं जब जाता था सबके यहाँ तो पूछते थे भाई शौचालय की बात करेंगे आप? हम जी सर। तो बोले चाय पी लीजिए। इतना बात करेंगे? हम कहे नहीं सर, चाय तो आएगी ना, चाय तो आती रहेगी। अरे भाई शौचालय की चर्चा करके चाय कैसे पियेंगे हम लोग? वो स्वाद आने लगेगा हमको। तो हम कहे नहीं सर, स्वाद नहीं आपको आएगा। तो विषय विश्व में सबसे पहली बार, भारत में नहीं, विश्व में पहली बार 1968 में इसकी चर्चा शुरुआत की हमने जी। और हर आदमी मना करता था क्योंकि कल्चर टैबू है ये, इसके बारे में बात करना। खाने के में कोई बात करे, खाने पर बात करे, बहुत ही मुश्किल बात थी। उसको हमने, इस विषय को जो आविष्कार किया हमने, वो महत्वपूर्ण था। जिस शहर में आप बैठे हुए हैं
जी इसी शहर में 1860 में न्यूयॉर्क शहर बसना शुरू हुआ था। और इस समय यहाँ पर आया था एक कार्ट आदमी को ले जाने के लिए या सामान ले जाने के लिए, ये हॉर्स कार्ट स्टार्ट हुआ था। जी तो हॉर्स कार्ट जब स्टार्ट हुआ तो हॉर्स डंग जो आता था तो उससे प्रॉब्लम होने लगा। गर्मी में, बरसात में वो जाम हो जाता था नालियाँ उसके। जी तो 1890 में एक सेमिनार हुआ 7 दिनों का जी कि क्या किया जाए, न्यूयॉर्क शहर में वो समस्या हो रही है। 3 दिन के बाद वो बंद कर दिया सेमिनार को, कोई उत्तर आ ही नहीं रहा था। जी तो हुआ कि साहब इसको क्यों आगे चलाया जाए, बंद कर दिया। 1907 में ऑटोमोबाइल्स का आविष्कार हुआ जी और जैसे उसका आविष्कार हुआ तो हॉर्स कार धीरे धीरे न्यूयॉर्क सिटी से बाहर जाने लगा। 1920 तक जो है पूरा का पूरा। तो वहाँ समस्या थी न्यूयॉर्क में, या समस्या थी हॉर्स डंग की, और भारत में समस्या थी ह्यूमन डंग की, जी मनुष्य बल का। तो जो आविष्कार किया हमने वो सबसे फिर हम बात है, जैसे जेम्स वाट ने आविष्कार किया स्टीम इंजन का, न्यूटन ने किया ग्रेविटी का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया पेनिसिलिन का, उसी प्रकार सुलभ शौचालय का जो आविष्कार किया हमने, उससे क्या हुआ कि हमारा मन जो है उस ओर लगने लगा और इसकी स्वीकृति धीरे धीरे मिलने लगी। जी तो इससे क्या हुआ कि फिर इस काम में हम अब इतना पैशन हो गया हमारा। जब हम पढ़ते थे तो फिल्म बहुत देखते थे हम। जी मेरा रिकॉर्ड है एक दिन में 4 फिल्म देखने का। अरे हाँ और हम सोचते थे फिल्म देखने वाले पढ़ते लिखते नहीं है, पर आपने तो उसको भी झूठ साबित हाँ, कर दिया। तो एक सुबह 6 से 9 देखा, 3 से 6 मैटनीस होता था, 6 से 9 छोड़ दिया, 9 से 12 देखा। और हम लोग समय जब होता था 1 टिकट पर 2 खेल। अच्छा आप 1 टिकट लीजिए 2 खेल देखिए, तो 12 से 4। तो हम लोग हॉल से निकलते थे तो कौवा उड़ के जा रहा है अपना, है नहीं, उड़ के जा रहा है। लेकिन 73 में जब काम शुरू हुआ हमारा, जिस काम में जब आए, तो इतना पैशन में बढ़ गया हमारे को कि अब दूसरे चीज़ मन लिखना बंद हो गया हमारा। जी किसी का कोई समाचार भी आए, कोई आए, मतलब इसके अलावा मुझे कुछ सोचता ही नहीं है, तो पैशन हो गया हमारा। डॉक्टर साहब, आप फिल्में इतनी देखते रहे, तो कोई ऐसे फिल्मकार हैं जो आपके पसंदीदा रहे हैं? कुछ फिल्में आपको ऐसा लगता है कि उनका भी कुछ असर रहा, जिस तरह की दिशा आपके जीवन की बनी? अब निर्माता का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे आप राज कपूर थे, देवानंद थे, जी दिलीप कुमार, तो ऐसे लोगों की फिल्म हम देखा करते थे। अच्छा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछने में थोड़ा आनंद आता है। समझिए आपके जीवन पर फिल्म बन रही है, तो हो सकता है बन रही हो, नहीं तो आने वाले समय में बनने वाली है। तो उसमें हीरो आपके हिसाब से कौन बेस्ट रहे? अब वो मेरे ख्याल से देवानंद होते तो ठीक था, वो तो चले गए। हाँ, जो चले गए। उसी प्रकार के किसी को खोजना पड़ेगा। जी जी क्योंकि हमारी जो लंबाई चौड़ाई है जी, वो थोड़ा सा देवानंद के आसपास मिलती है। वैसा सुंदर तो हम नहीं हैं लेकिन लेकिन ये है कि पसंदीदा, हाँ, उसमें था कि वो उनकी जो कला जो थी, तरीका था, मुझे बहुत पसंद था उसमें। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण उसमें है कि उसके बाद इतना पैशन डेवलप करेगा हमको जी इस काम में कि फिर हमें घर भी अब कोई मन नहीं लगे दूसरे काम में। डॉक्टर साहब, आप जैसे बोलचाल में ऐसा कहते हैं कि वो जाते हैं वहाँ पे ना, तब फिर जब खींच देते हैं तो कहते हैं किए कराए पर पानी फिर गया तो यदि आप समझ रहे हैं कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे। तो लेकिन मैं पानी का उल्लेख खास उद्देश्य से ला रहा था, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो अनुसंधान करने वाला मन है, वो पानी भी आप लेकर आए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और मुझे लगता है ये कम लागत पर उपलब्ध होने वाला जो पानी ऐसा जिससे कि आपकी तबीयत पीने के बाद ठीक रहे, सुलभ ATM वाटर, ये कैसे ये योजना 2 बनी? पानी आपके सामने में है जी। तो एक पानी है 1976 के आसपास में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक का प्रभाव आने लगा था जी लेकिन डिटेक्ट हुआ 82-83 में कि पानी में आर्सेनिक है। उसके चलते लोगों को बड़ी डिफॉर्म हो जा रहे हैं, ब्लैक स्पॉट हो जा रहे हैं, कैंसर हो जा रहा है। तो सरकार ने इसका प्रयास शुरू किया। बिहार है, आपको बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यूपी है, तो बहुत से स्टेट्स हैं बिहार इंडिया में जहाँ की वाटर में आर्सेनिक है।
उससे लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। जी तो पानी निकालते थे वो लोग ग्राउंड से, जी तो उससे होता क्या था कि वो प्रयास तो करते थे पानी निकालने का भी, साफ करने का भी, लेकिन कोई सही से उत्तर मिल नहीं पाया अब तक भारत सरकार को। लेकिन हमने जब किया तो हमें एक फ्रेंच कंपनी है, उसे सहयोग मिला, तो हम लोग मिल करके अब जो पानी निकालते हैं हम लोग तालाब से निकालते हैं। जी जो तालाब से पानी न सूखता हो या गंगा नदी है तो उसका पानी निकालते हैं। उस पानी को हम लोग ले जाते हैं, कहते हैं सेडिमेंटेशन चेम्बर खोलते हैं उसको, उस पर सेडिमेंट करता है वो, तो मिट्टी जम गई, पानी फिर निकल गया, उसमें एलम से या थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं हम लोग, उससे जो है पानी साफ करते हैं। उस पानी को फिर ले जाते हैं हम लोग चारकोल में, वहाँ से पास कराते हैं। फिर एक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ ले जाते हैं, और फिर होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी फिल्टर बोलते हैं, उसमें ले जाते हैं। ये सब प्रोसेस करके ये पानी निकलता है। इसका दाम है 50 पैसे पर लीटर। क्या बात। और 8000 लीटर निकलता है पर डे एक तालाब से। अब वहाँ 5 गांव के लोग पानी पी करके, जो सबसे मिरेकल हुआ है कि जिन लोगों को इफेक्ट हो गया था बॉडी में, देखेंगे अब काला काला दाग लगा हुआ, इतना अच्छा लगा हुआ, घाव लगा था, एक कैंसर हो गया था, मतलब होने वाला ही था उसको, सबके सही ठीक हो गए हैं। ये जो मिरेकल्स हुआ है, तो अभी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और फिर मायापुर, एक जगह है मधुसूदन काटी, ये 3 जगह हमने प्रयोग किया है। अब ये जो है जहाँ जहाँ आर्सेनिक है वहाँ के लिए सबसे उत्तम इलाज है ये। तो मेरा कहना है कि आर्सेनिक जहाँ भी है इसको आप लगाइए, और इसमें एम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। एक प्लांट में कम से कम 4 आदमी चलाने के लिए, लगाने से तो ज़्यादा लगता है, 4 आदमी का एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, और टोटल बैंकेबल है। 3 साल में रुपया पर वापस, 15 से 20 लाख रुपया लगता है इसमें, तो उसमें 3 साल में रुपया वापस हो गया। एक नया हम लोग शुरू किया, हम लोग कुआं में डालते हैं, हम लोग पाइप डाल करके और फिर निकालते हैं हम लोग। तो 50 पैसे पर लीटर पानी, शुद्ध पानी मिले, कहाँ मिलेगा आपको। क्या बात। दूसरा पानी देखा आपने एटीएम का वाला पानी जी, उसको हम लोग टैंकर से पानी लाते हैं दिल्ली में, और एक मशीन वहाँ पर है, हैदराबाद कंपनी ने बनाया उसने, उससे पास कराते हैं, और उसमें पानी मिलता है, साफ़ होता है, 1 रुपया पर लीटर। तो जहाँ पानी की इतनी कमी है, इतना हंगामा इंडिया में हो रहा है पानी को लेकर, वहाँ 50 पैसे लीटर, 1 रुपये लीटर, इससे कम पैसे में पानी तो इंडिया में मिलेगा नहीं आप पीने के लिए आपको। क्या बात। तो ये बहुत ही अच्छा है, और ख़ास कर इसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो बहुत अच्छा है इसमें। तो मेरे पास जो कुछ वस्तुएं आज पड़ी है, जिसके साथ साथ डॉक्टर बिंदुश्री पाठक जी की दृष्टि और उनकी प्रेरणा की छाप है, उसमें से एक तो ये मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, सुलभ 2 पिट पावर फ्लश कंपोस्ट टॉयलेट, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया था, और उसके परिणाम के रूप में ये जो जाता है वो खाद के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसके अलावा बहुत कम दाम पर आर्सेनिक मुक्त स्वच्छ जल सबको प्राप्त हो जाए, ये बात है। तो जब आप ये सब सुनते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं कि ऐसा एक मनुष्य है जो अपने से बाहर सोचता ही नहीं है, करता भी है, औरों को प्रेरित भी करता है, और इस तरह के प्रकल्प लेकर सफलता से विस्तार। उसमें जो महत्वपूर्ण बात है बिल्कुल कि इसमें जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें हमने लगाया है बायोगैस प्लांट जी, तो उससे गैस निकलता है, तो उससे खाना पकता है, लैम्प जलता है, जाड़े में आप ताप सकते हैं उसको जी, और उससे बिजली बनती है। वाह। तो पहले था 80% बायोगैस और 20% डीजल, अब हमने बैटरी सिस्टम लगा दिया है, तो 100% अब बायोगैस से बिजली बनती है। तो जहाँ बिजली नहीं हो उसको आप लगा सकते हैं, और एक प्लांट से करीब करीब 12 किलोमीटर बिजली आप दे सकते हैं। क्या बात। और जो पानी निकलता है वो पानी इतना साफ होता है कि BOD का एक टेक्निकल टर्म है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वो 10 BOD है। भारत सरकार का जो स्टैंडर्ड है वो है 30 BOD का, और उसमें 10 BOD, तो उसमें खाद भी है। तो एक तरफ तो आप उस खाद में खेत में डालिए, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी उसकी, लेकिन नदियों फेंकना यदि हो गंगा जमुना में तो प्रदूषण नहीं होगा।
तो ये सारे काम हमने किए। तो सब दिशाओं में आपका ध्यान है और फिर भी एक मधुरता, एक आनंद का भाव उनके चेहरे पर है। कोई तनाव नहीं है। वो इस तरह नहीं दौड़े हैं कि बहुत सारे डॉलर्स, मिलियंस, बिलियंस कमा ले, पर उन्होंने जो कमाया है वो ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होने वाला है, अक्षय है। तो निश्चित रूप से उनको कई रूपों में पहचान मिली। पर मैं ये बात आपके साथ बांट दूं तो इकोनॉमिस्ट ने ग्लोबल डाइवर्सिटी लिस्ट में जो 50 प्रमुख व्यक्तियों को रखा, उसमें भी आपका नाम है। पद्म भूषण का और अन्य पुरस्कारों का जिक्र थोड़ा थोड़ा करते हुए, लेकिन मैं जो स्वच्छता का अभियान प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले से बात करते हुए इस दिशा में उन्होंने संकेत किया, जो आप पहले से कार्य करते रहे, कैसा आपको लगा और क्या उनके इस स्वच्छ भारत अभियान से आपके कार्य को और कोई गति मिली? सबसे पहले था इसका कह दिया आपको हमने जी कि 7 अरब लोगों में इकोनॉमिक्स जो मैगजीन है जी, इसने 50 आदमी को आइडेंटिफाई किया है। क्या बात। तो 7 अरब में 50 आदमी आना, हालांकि अपने बारे में कुछ कहना अच्छा लगता है, भले आदमी काम में नहीं है, लेकिन अब चूंकि आपके सामने बोलना पड़ रहा है, मैं आपसे निवेदन करूँ, बताएं क्योंकि हमें पता भी इसलिए ये है कि अब 7 अरब में 50 लोगों ही चुने गए हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हों। जी, से बराक ओबामा आपके राष्ट्रपति हैं यहाँ के, वो हैं, हिलेरी क्लिंटन उसमें है जी, अंजलि जो एक्ट्रेस हैं वो हैं उसमें जी। तो ये करीब करीब 50 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें हमारा नाम उसमें आता है। अब हम आते हैं उस बात पर जो आपने पूछा कि महात्मा गांधी के बाद जी, जो अभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो पहली बार लाल किला से स्वच्छता और शौचालय की बात करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री जी। अब इससे क्या हुआ, जो आपसे कहा था ना कि 68 में जब जाता था तो पूछते थे कि चाय पहले पी लीजिए, अब उनके इस बात को कैसे ये हुआ कि अब घर घर में शौचालय की चर्चा हो गई, स्वच्छता की चर्चा हो गई। तो जो हमारी स्वच्छता संस्कृति थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, उसको अब प्रधानमंत्री ने लोग इंडियंस के माइंड को इग्नाइट कर दिया है जी। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे म्यूजियम और स्थानों पर भी स्थापित होने चाहिए। संभव है आने वाले समय में न्यूयॉर्क में ही एक पाठक जी लगा दें कोई म्यूजियम, मैडम तुसाद के अलावा एक म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स भी। बहरहाल बहुत सारगर्भित चर्चा रही आपकी उपस्थिति में, बहुत कुछ सीखने को, जानने को और करने की हमने कहा है, जो हुई। पाम क्वार्टर जी हैं, एक एरिक है जी जी, उनसे कहा है हमने कि इस काम को आप यहाँ बढ़ाइए, बिल्कुल। और न्यूयॉर्क में जितने निर्णय हैं जी, उनके साथ बैठ करके, ये एक बहुत बड़ा काम है सैनिटेशन का, और विधवाओं पर काम है, एंटीचूस पर काम है। तो समाज का इतना बड़ा काम है, उसमें गॉड हैज हेल्प यू टू हेल्प समवन। एब्सोल्युटली। एक बच्चे को हमने पढ़ाया है जी, वो अभी बहुत बड़ी कंपनी बना रहा है, चला रहा है। तो ये है कि थोड़ा सा इन लोगों से कहा कि आप भी इसमें आगे हाथ लगाइए। क्या बात। जैसे हम सुनते रहे हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो ये एकदम हरि की कथा जैसी है। और महात्मा गांधी जिनके लिए हरि जन शब्द का, संबोधन का प्रयोग करते थे, उनकी कथा के साथ जुड़ी हुई कथाएं डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी से आज हमें सुनने को मिली। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत आभार के साथ धन्यवाद आपको। नहीं, आप मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। इतनी बड़ी बातें कहना तो आसान नहीं है, और आपका जो टेलीविज़न है सब लोग देखते होंगे और सब लोग बेनिफिट लेंगे इससे, और उनके मन में कोई प्रश्न ऐसे आए तो आपके माध्यम से हमको भेजेंगे भी, तो उसका हम उत्तर भी भेजेंगे उनको। क्या बात है। तो ये और एक एडिशनल बोनस हमारे लिए। फिर एक बार डॉक्टर पाठक का धन्यवाद, स्टूडियो में पधारने के लिए आभार, और आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए आभार के साथ नमस्कार। अशोक व्यास को अनुमति दें। हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट।